नौकरी का उद्देश्य नहीं था बल्कि सेवा का उद्देश्य। आगे बढ़ के लीड रोल में काम करना होता है। संतुष्टि तो कभी नहीं मिल पाती है जब तक जीवन है। पॉजिटिव चीज़ें लोग सबको अच्छा लगता है। सफलता हर बार तो संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करना पड़ता है और प्रयास जारी रखेंगे तो सफलता कभी न कभी जरूर मिलेगी। आयुक्त सभागार पे ध्वजारोहण वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव वाला दिन रहा है। अगर हमको चौराहे पर चाय भी पीना हो तो अपने को यह समझ में आएगा कि हम एक शिक्षक हैं, लोग देख रहे होंगे। हवाई जहाज़ से बेसिक के बच्चे बैठ के गए फ्री ऑफ कास्ट, और बच्चों के नाते, बच्चों की उस उपलब्धि के नाते हम भी पहली बार हवाई जहाज़ में बैठे। आधे घंटे का अक्षय कुमार के साथ बच्चों से हम लोगों का लाइव बातचीत था। तो बच्चों को तो बहुत आनंद आया और होगा। बच्चे नमस्कार, मैं सर्वेंद्र विक्रम। आज हमसे बातचीत के लिए वाराणसी से रविंद्र कुमार जी आए हैं, जो पीएम श्री विद्यालय भिटारी में प्रधानाध्यापक हैं। तो रविंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप अपने बचपन के बारे में, शुरुआती पढ़ाई के बारे में और कैसे आप शिक्षक बने, इस बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी शुरुआती शिक्षा ग्रामीण में हुई। ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय से मैं शिक्षा की शुरुआत किया, और कक्षा 8 के बाद ग्रामीण क्षेत्र में ही एक चर्चित विद्यालय था, सेवा भारती इंटर कॉलेज, वहाँ से मैं इंटर तक की पढ़ाई की। उसके बाद उस समय इंटर के बाद ही बीटीसी होता था, तो प्रारंभ से ही शिक्षक बनने की इच्छा थी। क्योंकि शिक्षक बनने की इच्छा इसलिए थी कि शिक्षा में आने से कई चीज़ें जो है सुधर सकती हैं, और शिक्षा व्यवसाय चुनना नौकरी का उद्देश्य नहीं था बल्कि सेवा का उद्देश्य था। इसी को देखते हुए हमने सेवा शिक्षा को चुना। तो इंटर के बाद हम बीटीसी किए, और बीटीसी के बाद चूँकि उच्च शिक्षा के प्रति रुझान था, तो मैं बीटीसी के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। स्नातक की पढ़ाई के बाद ही मैं एमए का फार्म लेके प्रवेश के लिए आया था एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, तभी मेरी नियुक्ति हो गई बेसिक शिक्षा में। फिर भी बेसिक शिक्षा में नियुक्ति के बाद मैं अनवरत अध्ययनरत रहा, और नौकरी में आने के बाद फिर एमए काशी विद्यापीठ से उत्तीर्ण किया। तो मुख्य रूप से उद्देश्य यही था शिक्षा में आने का। आपने किस विषय से ये में किया था? राजनीति शास्त्र में। और फिर आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई और आपने कहाँ काम शुरू किया था? मेरी प्रथम नियुक्ति जनपद भदोही में हुई, और उस समय संत रविदास नगर था। भदोही में ही नियुक्ति हुई 1997 में। उसके बाद 2001 में मेरी पदोन्नति भी भदोही जनपद में हुई। 2013 तक मैं भदोही जनपद में कार्यरत था, और 13 के बाद अंतर जनपदीय स्थानांतरण के तहत मैं जनपद वाराणसी में कार्यभार ग्रहण किया, और 13 से अब तक मैं इसी विद्यालय पर, प्राथमिक विद्यालय भिटारी में कार्यरत हूँ, जो वर्तमान समय में पीएम श्री विद्यालय हो चुका है। रविंद्र जी, पहले जो स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल गांव में, आपने उन्हीं में पढ़ाई की है। और मैंने भी गांव के प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की थी शुरुआती। तब के स्कूल में और आज के स्कूल में आप कुछ बदलाव देखते हैं? बिल्कुल, बहुत परिवर्तन हो चुका है। प्रारंभ में हम लोग जब शिक्षा लेने जाते थे, उस समय हम लोग टाट पट्टी पर बैठते थे। टाट पट्टी भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं था, बोरा वगैरह लेके हम लोग घर से जाते थे। लकड़ी की पटरी वगैरह होती थी, स्लेट होता था, उस पे हम लोग पढ़ाई किए हैं। आज काफ़ी सुविधाएं हो चुकी हैं, हर विद्यालय स्मार्ट हो चुके हैं, हर जगह टेबल वगैरह की व्यवस्थाएं हो गई हैं, विद्यालय अच्छे स्वरूप में आ गए हैं। तो निश्चित रूप से भौतिक संसाधन बहुत बढ़े हैं, तब से अब में बहुत परिवर्तन हो चुका है। आपके जीवन में किसी ऐसे शिक्षक का बहुत प्रभाव रहा हो जिनको आप बहुत याद करते हो, स्मरण करते हो? प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही उस समय के शिक्षक वास्तव में कहें तो गुरुकुल पद्धति की तरह होता था। हमें अच्छी तरह से याद है कि जब हम लोग 5 और 8 में परीक्षा देने जाते थे, तो न्याय पंचायत स्तर पे परीक्षाएं होती थीं। तो परीक्षा की तैयारी के लिए, जैसे वर्तमान समय में बच्चे हाई स्कूल तक उस स्तर की तैयारी नहीं करते हैं, जिस स्तर की तैयारी हम लोग कक्षा 5 और 8 में करते थे, परीक्षा के पहले ही शिक्षक अपने घर पे बच्चों को बुलाते थे। हम लोगों को अच्छी तरह से याद है, हमारे 2 शिक्षक थे, एक हमारे पड़ोस के थे लक्ष्मी शंकर सिंह, और एक बिंदवासिनी शुक्ला जी। दोनों लोग अपने घर पे बच्चों को बुलाते थे, और उस समय बिजली नहीं रहती थी। लालटेन वगैरह से हम लोगों को 10-10, 15-15 बच्चों को घर पे अपने पढ़ाते थे। वहीं हम लोग रात में रुकते थे और तैयारी करते थे। तो निश्चित रूप से वे शिक्षक आज भी नहीं भूले हैं और कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अभी आप प्रधानाध्यापक हैं और आपको
प्रधानाध्यापक के रूप में या स्कूल के एक मुख्य भूमिका के रूप में बहुत सारे काम करने होते हैं, तो जो हेडमास्टर का रोल है, जो नेतृत्व की भूमिका है, वो और पढ़ाई, इन दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाते हैं आप? मुख्य रूप से हेडमास्टर का दायित्व ही नेतृत्व करता है। नेतृत्वकर्ता का मतलब हर चीज़ में नेतृत्व करना है, केवल कार्यभार में नहीं, शिक्षण कार्य से लेकर हर चीज़ में नेतृत्व करना होता है। तो आगे बढ़ के लीड रोल में काम करना होता है और सबको लेके, चूँकि हमारे विद्यालय में 10 का स्टाफ है और सभी लोगों में सामंजस्य है, तो कोई भी अपने को यह नहीं समझता है कि हमारा क्या काम है, सभी लोग मिल के काम करते हैं। आप कब से हैं इस स्कूल में? सितंबर 2013 से। 13 से प्रधानाध्यापक। जी। जब आपने शुरू में यहाँ पे कार्यभार ग्रहण किया होगा, ज्वाइन किया होगा, तो और एक नई जगह पे नए लोगों के साथ वो सामंजस्य, जैसे आप कह रहे हैं बहुत सामंजस्य है, तो अपने आप को वहाँ पे स्थापित करने में, अपनी भूमिका को लोगों को स्वीकार्य बनाने में आपको शुरू में दिक्कत नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। 2013 सितंबर में मैं इस विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण किया। उसके पहले भदोही में एज ए असिस्टेंट टीचर जूनियर था। हेडमास्टर का दायित्व सितंबर 2013 में मुझे मिला। तो निश्चित रूप से काम करने की एक खुली आज़ादी मिली, और खुली आज़ादी मिली तो सहायक अध्यापक के रूप में हम कार्य किए थे, तो अपने को यह महसूस करते थे कि सहायक अध्यापक की क्या अपेक्षा होती है हेडमास्टर से। तो हम उसी के अनुसार कार्य किए, किसी को यह महसूस नहीं होने दिए कि हमारे ऊपर कोई कार्य कर रहा है। सभी लोग एक सामंजस्य से कार्य किए, कोई दिक्कत नहीं हुई। विरोध नहीं हुआ? कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि हम एज ए टीचर थे पहले, उसके बाद हेडमास्टर थे। अभी जो आप काम कर रहे हैं उसको लेके, आप अपने प्रयास को लेके आप संतुष्ट हैं कि मैं सफल रहा या अभी कुछ करना बाकी है? संतुष्ट अगर आदमी जीवन में हो जाए तो फिर स्थिरता आ जाती है। संतुष्टि तो कभी नहीं मिल पाती है जब तक जीवन है, और संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए। अगर आदमी संतुष्ट हो गया तो उसका काम रुक जाएगा। प्रयास कर रहे हैं, संतुष्ट अभी नहीं हुए हैं। हम यह प्रयास में हैं कि अभी जो कर रहे हैं उससे अधिक करना है, आगे कुछ करना है। कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि और आप क्या सोचते हैं स्कूल के बारे में, या स्कूल को कहाँ ले जाना चाहते हैं आगे तक? जी, 2013 में मैं विद्यालय आया तो वह विद्यालय सामान्य तौर पे उसको हम खराब विद्यालय नहीं कह सकते हैं। विद्यालय अच्छा ही था। फिर भी मेरे मन में था कि इस विद्यालय को कहीं न कहीं हम उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करें। और मेरा एक सिद्धांत था कि पहले से ही यही होता है कि जो दिखता है वहीं बिकता है। तो ग्रामीण परिवेश में विद्यालय था, तो हम सबसे पहले अपने ऑफिस को मेंटेन किए, और ऑफिस ऐसा बनाए कि हमको लगता है कि जनपद स्तर में, भाई मैं अपवाद स्वरूप नहीं कर सकता हूँ, और रहे होंगे, लेकिन हमको देखने में ऐसा नहीं मिला कि और किसी का ऑफिस हो। तो अभिभावक या जो भी आता था पहले ऑफिस से ही प्रभावित होता है। अब अगर ऑफिस अच्छा है तो निश्चित रूप से झुकाव बढ़ता है लोगों का। और उसके बाद बच्चों का अगर अभिभावक जागरूक हुए, अभिभावक मोटिवेट हुए, तो बच्चों का नामांकन बढ़ा तो उपलब्धि होगी ही होगी। और जब हम लोग कुछ अच्छा किए तो समाज में वह पॉजिटिव चीज़ें जाने लगी कि फला विद्यालय अच्छा है, जनपद स्तर तक, प्रदेश स्तर तक हमारे विद्यालय का नाम होने लगा। और जब यह सब हुआ तो स्वयंसेवी संस्थाएं भी अपने हाथ बढ़ाईं, क्योंकि लोगों को यह दिखता है कि हम अपने धन का कहाँ सदुपयोग करें, किस जगह हम दें जिससे बच्चे लाभान्वित हों। क्योंकि प्राइमरी स्तर में जो बच्चे होते हैं निश्चित रूप से वे ज़रूरतमंद होते हैं। तो हमको समाज का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। और आज से हमको लगता है 10 साल पहले हमारे यहाँ इनर व्हील क्लब के द्वारा डेस्क बेंच बच्चों को 15 मिल चुका था। हमारे यहाँ लाइब्रेरी की स्थापना हो चुकी थी, और उच्चाधिकारियों का भी सहयोग हमेशा मिला। हमारे यहाँ तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी महोदय थे गौरांग राठी सर, जो कि हमेशा उनका बच्चों से लगाव रहता था। हमारे विद्यालय पे वे बच्चों के कार्यक्रम में आते थे प्रतिभाग करने, और हर अधिकारी, उच्चाधिकारी हमेशा सहयोग लोगों का रहता था, जो कि पॉजिटिव चीज़ें लोग सबको अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ यही प्रयास था कि पॉजिटिव चीज़ें हों। और जब विद्यालय अच्छा हुआ तो हमारे मन में एक विचार आया कि कॉन्वेंट में तो हम लोग देखते हैं, कॉन्वेंट के तर्ज पे ही शिक्षा व्यवस्था लोग ले जाना चाहते हैं, और गार्जियन भी यही चाहते हैं कि कॉन्वेंट में हमारा बच्चा पढ़े। जब पूरे संसाधन उपलब्ध हो गए तो केवल हमको एक कमी दिख रही थी यह कि हमारे पास गवर्नमेंट द्वारा सब सुविधाएं उपलब्ध हो गई धीरे धीरे। बस एक कमी थी कि बच्चे वहीं पुराने ड्रेस में, पैंट शर्ट में जो शासन द्वारा मिलती थी उसी में आते थे। तो हमारे पास कोई ऐसा बजट भी नहीं था। फिर स्वयंसेवी संगठनों से प्रयास किए,
और 2018 में हमारे बच्चे लोअर टी शर्ट में आना शुरू किए। और यह एक नई बात हमारे लिए थी कि एक संस्था हमको 4 कलर का टी शर्ट उपलब्ध कराया, लाल, हरा, नीला और पीला। बच्चों को 4 हाउस में बांटे कॉन्वेंट की तरीके से। और इसी बीच संयोगन राज्य सरकार द्वारा मुझे राज्य पुरस्कार मिला और उसकी धनराशि से हम बच्चों को लोअर ले लिए। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव हमको दिखा और उसका निश्चित रूप से बहुत पॉजिटिव असर मिला और अनवरत जारी है। आज भी हमारे यहाँ सप्ताह में 2 दिन, बुधवार और शनिवार को बच्चे लोअर टी शर्ट में आते हैं और अभिभावक भी काफ़ी प्रभावित हैं। और सर इस बार हम यह बताना चाहते हैं कि जो लोअर टी शर्ट में बच्चे आते हैं वह खुद अभिभावक अपने प्रयास से किए हैं, इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है। आपने बताया कि आपके स्कूल के कामकाज से प्रभावित होकर उस समय जो मुख्य विकास अधिकारी थे वो आपके स्कूल में बच्चों के कार्यक्रम में आते थे। मैंने सुना है आपको एक बार मंडलायुक्त महोदय द्वारा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया और झंडारोहण किया आपने। क्या अवसर था वो? जी, 15 अगस्त 2022 आज़ादी का अमृत महोत्सव। मंडलायुक्त महोदय द्वारा नाम मांगा गया कि किसी एक अच्छे शिक्षक से हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में किसी शिक्षक द्वारा अपने कमिश्नरी पर ध्वजारोहण कराना चाहते हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा नाम गया होगा, हमें यह भी पता नहीं था। हमें सूचना विभाग से फ़ोन आया रात में 8 बजे कि अपने बारे में आप हमको बताएं। हम कहे क्या बात है? कहें कि आपका नाम कमिश्नर साहब द्वारा प्रेषित किया गया है और ऐसे ऐसे है, आपको 15 अगस्त 2022 को ध्वजारोहण कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया गया है। निश्चित रूप से यह हमारे जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण था। उसके पहले मुझे राज्य पुरस्कार मिल चुका था, लेकिन राज्य पुरस्कार से भी गौरवपूर्ण क्षण यह था कि राज्य पुरस्कार एक शासन की प्रक्रिया है, यह हर साल लोगों को मिलना है। लेकिन कमिश्नरी पे ध्वजारोहण यह एक सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। मंडलायुक्त महोदय का विचार था, दूरदर्शिता थी कि हम एक शिक्षक से ध्वजारोहण कराना चाहेंगे और उसमें मुझे चुना गया। यह मेरे लिए सबसे गौरवपूर्ण चीज़ थी। उस क्षण को आप याद करते हैं? निश्चित रूप से वह क्षण आज क्या आजीवन नहीं भूलेगा, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं समाज पर इसका बहुत सकारात्मक संदेश जाता है। सकारात्मक संदेश इसलिए कि कमिश्नर साहब की गाड़ी मुझे घर तक लेने गई, पूरी फ्लीट के साथ मुझे एज ए चीफ गेस्ट लाया गया, ले जाया गया। तो समाज में एक निश्चित रूप से पॉजिटिव संदेश जाता है शिक्षक के कि बारे में जी, कि अगर अच्छा कार्य करेंगे तो कहीं न कहीं आपको सम्मानित होना पहचान है, है उसकी। समाज में पहचान मिलेगा। और पूरे घर परिवार गांव में आज भी हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे बच्चों के सामने बच्चों में भी एक संदेश जाना कि नहीं, अपने मेहनत पर आदमी इस स्तर पे अगर जा रहा है तो निश्चित रूप से एक संदेश यह जाता है कि अपना अगर काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो परिणाम मिलना ही मिलना है। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और कोई अभिभावक माता पिता आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपकी कक्षा में बैठकर देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ कि आप क्या पढ़ा रहे हैं और कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या करेंगे आप? निश्चित सर, स्वागत है। हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आप आए, कोई अभिभावक आए और अगर अपने बच्चे के बारे में जानना चाहे, सुनना चाहे तो उसका स्वागत है। बेसिक शिक्षा में हम लोग तो यही चाहते हैं कि अभिभावक इतने जागरूक रहें, अपने बच्चों के प्रति इतने सजग रहें कि हमेशा अपने बच्चों के बारे में वे सोचते रहें, समझते रहें और हम लोगों से फीडबैक भी लेते रहें कि हमारा बच्चा कैसा है। ज़्यादा काम करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है? सर ऐसा ऊर्जा नहीं, ऊर्जा नहीं, लगन की ज़रूरत होती है, लगन की ऊर्जा ज़रूरत की होती है। कोई ज़रूरत तो नहीं। अपने आप को कैसे आप मोटिवेट रखते हैं और कैसे आप लगाए रखते हैं, क्योंकि हर बार तो सफलता नहीं मिलती। सफलता हर बार तो संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करना पड़ता है और प्रयास जारी रखेंगे तो सफलता कभी न कभी ज़रूर मिलेगी। आपके जो सहयोगी हैं, सहायक शिक्षक हैं, 10 लोग और हैं, वो आपको किस नज़रिए से देखते हैं? एक अच्छे नेतृत्व के रूप में या एक सोर्स ऑफ आइडियाज़ के रूप में, या कैसे देखते हैं आपको? अच्छा नेतृत्व और सोर्स ऑफ आइडियाज दोनों कह सकते हैं सर, क्योंकि वे हमको अपने से अलग नहीं समझते हैं। निश्चित रूप से अगर उनकी अच्छी चीज़ें हैं तो हम भी उनसे सलाह लेते हैं, उनकी सलाह को भी मानते हैं और वे हमारी सलाह को मानते हैं। आपने कभी विश्लेषण किया है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, स्ट्रेंथ क्या है? हम अपनी सबसे बड़ी ताकत
उस गांव के अभिभावकों को और बच्चों को मानते हैं कि जहां आज भी अगर कोई कुछ पूछे, पूरे अभिभावक हमसे संतुष्ट रहते हैं, कभी भी अभिभावकों का कोई भी शिकायत विद्यालय के प्रति नहीं रहा है। तो हम सबसे बड़ी ताकत उन अभिभावकों और बच्चों को मानते हैं। आपके स्कूल में अब तक हज़ारों बच्चे आए होंगे, पढ़ के पास होके गए होंगे, और जब वो कहीं बाहर मिल जाते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। निश्चित रूप से एक शिक्षक तब गौरवान्वित होता है जब 10 लोगों के बीच में जा रहा है और उनका कोई छात्र मिलता है और उस स्नेह से मिलता है, तो निश्चित रूप से यह समझ में आता है कि अपनी मेहनत सफल हो गई। कोई ऐसा दिन शिक्षक के रूप में जो आपका जीवन है पिछले वर्षों का, उसमें ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई अवसर जिसको आप हमेशा याद रखते हो? कई ऐसी अवसर कोई घटना? कई अवसर आए, लेकिन मुख्य रूप से जो पहले चर्चा हुई आयुक्त सभागार पे ध्वजारोहण, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा गौरव वाला दिन रहा है। जो आपकी भूमिका है उसमें आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? आप जो काम कर रहे हैं, आप जो जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें और कुछ और आप जोड़ के और उसको प्रभावी बनाना चाहते हैं और इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं? जी, हम चाहते हैं कि जो हम कर रहे हैं उससे और बेहतर करें और बेहतर हों, और मुख्य रूप से जो बच्चों का शैक्षिक स्तर है उसको सुधारने पर ही अब मुख्य फोकस देना है। यही मुख्य एकमात्र एजेंडा बचा है कि बच्चों का शैक्षिक स्तर हम लोग ऊपर ले जाएं। एक स्कूल को अच्छा स्कूल माना जाए, इसके लिए स्कूल को क्या करना चाहिए? कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे एक तो आपने कहा कि पढ़ाई को और बढ़िया बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और कई चीज़ें हैं। सबसे मुख्य रूप से तो परिवेश और का ही मुख्य रोल होता है, और परिवेश हमको लगता है कि आज के डेट में हर विद्यालयों का अच्छा है, उस पर तो अब फोकस ही नहीं करना है। भौतिक संसाधन हर विद्यालयों पे उपलब्ध हैं। अभिभावकों की जागरूकता अभी थोड़ी सी कमी है। अभी हम लोगों को मुख्य रूप से बेसिक शिक्षा में इसी पे काम करना है। जिस दिन हमारे अभिभावक जागरूक हो गए, निश्चित रूप से शिक्षा जो है अपने उच्च स्तर पे होगी। जो कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उनकी जो माँ है, वो उन कहते हैं ना पहली शिक्षक है वो, और अगर वो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है तो वो बच्चों को उस तरह से तैयार होने में दिक्कत होती है कि वो जब स्कूल में आए तो अच्छे से अपना काम कर सकें। तो आपको क्या लगता है, अगर हम माताओं को बुलाएं और उनको थोड़ा बात करें, बताएं कि बच्चों को कैसे सिखाया जाए, कैसे उनका देखभाल किया जाए, कैसे उनके साथ रहा जाए, बातचीत कैसे करी जाए, इसका कोई कार्यक्रम बन सकता है? जी सर, हम लोग कार्यक्रम कराते हैं। निश्चित रूप से अभिभावकों का कार्यक्रम कराते हैं, माताओं को बुलाते हैं। शहरी क्षेत्र है, थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, अभिभावकों की बैठक में 100% उपस्थिति नहीं हो पाती है, क्योंकि उनका जीवन यापन ही इस तरीके से है कि रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। कठिन है। फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं, और 50% से ऊपर की उपस्थिति हर अभिभावक बैठक में हम लोग लगभग करते हैं। और मुख्य रूप से उसमें महिलाएं ही शामिल होती हैं, क्योंकि पुरुष जो है शहर के नज़दीक होने के नाते वे काम पे चले जाते हैं। तो महिलाओं को हम लोग मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसा है कि वह कोई शिक्षा इसलिए नहीं लेना चाहिए कि नौकरी मिलना है। शिक्षा अगर बच्चा लेता है, शैक्षिक स्तर अगर ऊपर होता है, तो वह जिस क्षेत्र में भी जाएगा वह अपना अच्छा करेगा। बस मुख्य रूप से मोटिवेट करना उन लोगों को यही होता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस संबंध में। स्कूल में आपके लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं, लड़के ज़्यादा पढ़ते हैं? हमारे यहाँ लड़के हैं सर, और जगह की अपेक्षा इस मामले में हम थोड़ा सा हैं कि हमारे यहाँ बालक लड़कों की बालिका का संख्या? अनुपात में बच्चे ज़्यादा हैं, लड़के ज़्यादा हैं लड़के लड़कियों ज़्यादा? की अपेक्षा। आपके स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, खास करके जो लड़कियां पढ़ती हैं, उनको उनके मन में कोई रोल मॉडल है जीवन को लेकर के कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है? ऐसा कभी देखा आपने, महसूस किया हो? नहीं, कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि अपने को हर क्षेत्र में आगे करती हैं। हमारे यहाँ एक बच्ची है, पंजाब की, मूल पंजाब की रहने वाली है, और वह जो है इतनी ब्रिलियंट लड़की है सर कि हमको लगता है कि निश्चित रूप से हम तो उसके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे, कहीं ना कहीं जाए। तो अभी अंतरिक्ष यात्रा से लौटी हैं सुनीता विलियम्स।
तो हमको लगता है कि उन सब बच्चियों पर इतना प्रभाव पड़ा कि 2 दिन लगातार वह हमसे स्मार्ट क्लास में केवल वहीं देखें कि किस तरह से वह रही हैं, कैसे वापस आई हैं। तो इस तरह की बच्चियां हैं जिनका कहीं ना कहीं कोई रोल मॉडल होता है, और हमारे यहाँ भी हैं इस तरह आप अपने जीवन में अगर कोई बदलाव चाहते हो तो क्या बदलाव करेंगे? जीवन में बदलाव तो अब संभव नहीं है। नहीं है। जी। आपको डर लगता है? नहीं, डर तो मनुष्य है तो लगेगा, लेकिन उतना किसी क्षेत्र में डर नहीं लगता है, क्योंकि असफल होने का डर? नहीं, सफलता तो लगी रहती है। असफल होने से कोई ऐसा नहीं है कि असफल होने से आदमी कहीं कुछ हो जाए। हम्म। कार्य करेगा तो असफल होगा और सफल भी होगा। तो 100% सफलता तो किसी को नहीं मिलती है। तरह तरह के चैलेंजेस आते हैं रोज़मर्रा के काम में भी, और बड़े काम में तो खैर ज़्यादा आएंगे। तो अगर कोई ऐसी चुनौती है, ऐसा कोई चैलेंज है, तो आप कैसे उसको निपटते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? विद्यालय के चैलेंजेस जो हैं उसको तो कोई हैंडल करने में बहुत कठिनाई इसलिए नहीं आती है कि अभिभावक हमारे यहाँ जो भी हैं, अभिभावक इस मामले में हमारे बहुत अच्छे हैं कि अगर कोई भी बच्चा नहीं आता है, एक फ़ोन कॉल करने पर गार्जियन उसको लेके चला आएगा। ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत विद्यालय संबंधी कोई चैलेंजेस नहीं आते हैं। और विद्यालय में ऐसे माहौल भी है, परिवेश भी है कि कोई भी आता है एक बार तो ये उसको लगता है कि नहीं जो है विद्यालय ठीक ठाक संचालित है। बच्चे आपसे अपने घर की बातें शेयर करते हैं? जी सर। अगर शेयर नहीं भी करना चाहते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से अभी 3 दिन पहले की बात है, प्रार्थना में एक बच्चा प्रार्थना के समय है उसको चक्कर आया, गिर गया? गिर पड़ा। हम उसको क्लास में भेजे, बाद में उस बच्चे के पास गए तो बच्चे से पूछे, और वास्तविक स्थिति यही होती है कि बच्चा बताया सच्चाई कि सुबह से कुछ खाया नहीं है। फिर बिस्कुट का पैकेट मंगाए, 2 पैकेट बिस्कुट खिलाए उसको, फिर उसके घर को वालों को बुलाए तो समझाया। तो इस तरह से होती हैं, बच्चे अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, हम लोग पूछते हैं, बच्चे बताते भी हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, अपनी पारिवारिक स्थिति बताते हैं। हम लोग कभी कभी हंसी में पूछते हैं घर की स्थिति, बच्चे बताते हैं, शेयर करते हैं। बच्चे अगर कोई ऐसी घटना बताएं जहां जो आपको लगता हो कि बच्चों के साथ अन्याय हुआ, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? अगर बच्चों के साथ अगर घर पे कुछ अन्याय हुआ, अगर ऐसा होता है तो हम लोग तो प्रयास करते हैं कि अभिभावक को बुला के उस बात की जानकारी करें कि समझाएं बच्चों। जी। उनको। जी। एक व्यक्ति हैं रविंद्र, और एक शिक्षक हैं रविंद्र, ना? जी। तो शिक्षक रविंद्र के जो अनुभव हैं उसने रविंद्र जी का जो व्यक्ति हैं, उसको कितना बदला है, कितना प्रभावित किया है? बहुत बदला है। शिक्षक बनने के बाद पहली प्राथमिकता यह होता है कि समाज में लोग शिक्षक के रूप में देखते हैं। हम कहीं अगर जाते हैं तो यह एक शिक्षक की भूमिका नहीं छोड़ पाते हैं। अगर हमको चौराहे पर चाय भी पीना हो तो अपने को यह समझ में आएगा कि हम एक शिक्षक हैं, लोग देख रहे होंगे। तो ये सब चीज़ें असर पड़ती हैं एक सामान्य आदमी के जीवन पे। शिक्षक बनने पर बहुत परिवर्तन होता है, और वह यह समझ के कार्य करता है कि हम समाज में एक रोल मॉडल हैं, हमारा लोग अनुकरण करेंगे, तो हम अपने कार्य व्यवहार को इस तरह से रखें कि समाज पर पॉजिटिव संदेश ही जाए। आपके कैरियर में, आपके शिक्षक जीवन में कोई एक ऐसी व्यक्तिगत उपलब्धि जिसका आपको बहुत गर्व हो? उपलब्धियां कही हैं, और अगर विद्यालय के बच्चों द्वारा वह उपलब्धियां मिलें हाँ, तो निश्चित रूप से वह हमेशा नहीं बोलती हैं। ऐसा कोई और उदाहरण? हमारे यहाँ जैसा हम बताएं कि 2013 से आए तो पहले हम विद्यालय के परिवेश को सुधारना चाहे। उसके बाद 2020 से, चूँकि ग्रामीण परिवेश में स्वच्छता बहुत मायने रखता है, हाइजीन की चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अभिभावक जागरूक नहीं होते हैं, बच्चे जागरूक नहीं होते हैं, तो उनको जागरूक करने का प्रयास हम लोग अनवरत किए। और इसी के तहत हम अपने विद्यालय को 2020 से इस तरह का कराए कि वह स्वच्छता एक्सप्रेस के नाम से, जैसे उसकी दीवारें ही स्वच्छता का संदेश दे रही हों, स्वच्छ भारत एक्सप्रेस के नाम से उसका नाम दिया गया। उस समय मीडिया वगैरह में भी काफ़ी हाईलाइट या चीज़ें हुई। और उसके बाद उसी के तहत एक संस्था ने स्वच्छता के कार्यक्रम को देखते हुए हमारे बच्चों को हमारे समेत मुंबई में बुलाया। और मुंबई जाने से भी ज़्यादा गर्व का विषय यह था कि बेसिक में पढ़ने वाले बच्चे फ्लाइट से जाना, हवाई जहाज़ में बैठ के गए? जी जी, हवाई बच्चों के जहाज़ लिए से।
हवाई जहाज़ से बेसिक के बच्चे बैठ के गए फ्री ऑफ कास्ट, और बच्चों के नाते, बच्चों की उस उपलब्धि के नाते हम भी पहली बार हवाई जहाज़ में बैठे। यह भी एक गर्व का विषय यह था कि बच्चों के नाते हमको बैठने का अवसर मिला। अपने कारण तो आदमी बैठ सकता है, लेकिन विद्यालय के बच्चों के कारण वह अवसर हमको मिला, वह निश्चित रूप से न भूलने वाला क्षण है। फिर बच्चों की मुलाकात वहाँ जी किससे? जी, बच्चों की मुलाकात वहाँ विश्व शौचालय दिवस पे फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार के साथ था। लाइव हम लोगों का कार्यक्रम न्यूज चैनल पे था, और आधे घंटे का अक्षय कुमार के साथ बच्चों से हम लोगों का लाइव बातचीत तो था। बच्चों को तो बहुत आनंद आया और होगा। बच्चे बहुत आनंदित हुए। बच्चे अक्षय कुमार से इतना घुल मिल गए कि उनसे काफ़ी प्रश्न और उत्तर बच्चों द्वारा किया गया, और अक्षय कुमार ने भी एकदम बच्चों के सवाल का बढ़िया से जवाब दिया, और हंसते हुए गले लगाते हुए जवाब दिया। तो यह उपलब्धि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि यह बच्चों के नाते उपलब्धि मिली थी। हमारे स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं वहाँ कई तरह के अभाव हैं। पैसा नहीं है, शिक्षा नहीं है, माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, और भी कई तरह की दिक्कतें हैं। तो घर का वातावरण और घर की पृष्ठभूमि के कुछ प्रभाव बच्चे पर पड़ते ही हैं, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। और फिर वो बच्चे जब स्कूल आते हैं तो आपको क्या लगता है कि अगर स्कूल में उनके साथ मेहनत की जाए तो घर के और परिवार के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनको हम समाप्त कर सकते हैं और बच्चे को अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं? जी, प्रयास हम लोग कर सकते हैं। 6 घंटे बच्चा स्कूल में रहेगा तो प्रयास तो किया जा सकता है, और माहौल यही बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं कि बच्चा पॉजिटिव सोच में रहे। लेकिन अब पूरी तरह से जहाँ 18 घंटा अगर बच्चा घर में है, तो 6 घंटे में वह माहौल तो हम लोग नहीं बदल पाते हैं पूरी तरह से। लेकिन प्रयास यही रहता है कि बच्चे के मन मस्तिष्क पर घर की बातें न आएँ, और बच्चा आगे अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। आप सपना देखते हैं? जी, सपने तो सभी लोग देखते हैं। अपना कोई बहुत सबसे पसंदीदा सपना हो जिसको आप बार बार देखना चाहें, हमारे दर्शकों को बताइए। बस सपना यही जो देखे, कभी कभी यही होता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अभी कम कर रहा हूँ। किसी को सपने में देखता हूँ कि फला आदमी यह किया वह किया, तो निश्चित रूप से मन में विचार यही आता है कि अपने जीवन में काश हम भी यह कर पाते। शिक्षा में आपने भी बताया, बहुत विस्तार से आपने चर्चा की है कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत बदलाव हुए हैं और संसाधन की बहुत उपलब्धता हो गई है, बहुत काफ़ी कोशिश की गई है, और जो परिवर्तन हो रहे हैं उसकी आपने चर्चा की है। अगर आप कोई एक चीज़ और उसमें जोड़ना चाहें कि अगर ये किया जाता तो और अच्छा होता? जी, निश्चित रूप से शिक्षा में विगत पिछले कई वर्षों से काफ़ी सुधार हुआ है, और हमेशा पॉजिटिव चीज़ें आई हैं। और जैसा कि यह है कि कॉन्वेंट और बेसिक की तुलना किया जाना, तो संसाधन तो धीरे धीरे उपलब्ध हो गए हैं। बस जागरूकता की कमी है। कहीं न कहीं अभिभावकों की जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए समाज स्तर पे। यह एक बहुत बड़ी कमी है कि अभिभावक हमारे आज भी 100% जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। तो एक उनको जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए, और इसमें जन सहयोग लेना चाहिए। लोकल स्तर पे प्रधान से लेके और जो सम्मानित गण हैं, क्षेत्रीय लोगों का सहयोग लेके एक जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए अभिभावकों के बीच में। खासकर बालिका शिक्षा के बारे में आज भी ग्रामीण क्षेत्र में भ्रांतियाँ पहुँची हैं। अब अगर सरकार चाह रही है तो बहुत मेहनत से बच्चियाँ 8 तक तो पढ़ाई कर पा रही हैं। 8 के बाद पढ़ाई में आगे बच्चियाँ नहीं जा पा रही हैं, तो निश्चित रूप में इस पर दिशा ज़रूर में काम सोचना चाहिए। होना चाहिए कि बच्चियों की शिक्षा भी उच्च स्तर पे हो सके, 8 के बाद भी बच्चियाँ पढ़ सकें। आपको कभी कभी लगता है कि अब इसके बारे में किससे पूछें, पता करें? ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिससे आप सलाह मशविरा, मार्गदर्शन, जानकारी हासिल करते हैं? नहीं, हम तो हमेशा सर विभागीय उच्च अधिकारी जो भी रहे हैं हमारे जनपद में, हम हमेशा उनसे सलाह मार्गदर्शन लेते रहते हैं, और उनको भी अपनी पॉजिटिव चीज़ें बताते रहते हैं। यह नहीं है कि केवल मार्गदर्शन लेना, हमको भी जो समझ में आता है कि यह किया जा सकता है तो हम उसका भी सलाह लेते हैं, और मार्गदर्शन भी लेते हैं उन लोगों से, और अपनी सलाह भी देते हैं। रविंद्र जी, आप मानिए कि आप लाइव हैं और आपके स्कूल के बच्चे आपको सुन रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? हम बच्चों से यही कहेंगे कि बच्चे और बेहतर करें। जिस तरह से बच्चों के नाते हम यहाँ बैठे हैं, और भविष्य में बच्चे भी इस मंच पर आएँ, इससे ऊंचे मंच पे जाएं।
हमारी शुभकामनाएं बच्चों के लिए यहीं रहेंगी। तो प्रवीण जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने समय दिया और अपने अनुभव हमारे दर्शकों से साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।